नमस्कार। मैं आनंद प्रकाश सिंह अपने चैनल HR इंग्लिश जोन में आपका स्वागत करता हूं। अभी अपने गांव में गया था। मुझे अपने गांव में कक्षा 5 का एक लड़का मिला। उस लड़के से मैंने पूछा कि एक चाय के गिलास में चाय दिखाते हुए मैंने उससे पूछा कि इस गिलास में कितनी चाय है। बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने उसे तख्त दिखाते हुए पूछा कि इस तख्त के चारों ओर की जो इसकी आकृति है, इसकी आकृति को हम कैसे नापेंगे कि ये कितना है और किसमें नापेंगे। उसने कहा मुझे नहीं पता। मुझे लगा हो सकता है मेरा प्रश्न कुछ पूछने का तरीका कुछ कठिन हो, इसलिए मैंने उससे पूछा अच्छा बताओ परिमाप किसे कहते हैं। तो उसने कहा मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि यहाँ कुछ खोट हुई है। यहाँ हम बच्चे को परिमाप शब्द के बारे में नहीं समझा पाए। मैं उस समय उस बच्चे को उस तरह से समझा नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसके लिए समय नहीं लिया। बाद में मैंने निर्णय लिया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और हम आप इस पर चर्चा करते हैं कि बच्चे को हम क्या नहीं सिखा पाए। यदि हमने उसे ये सिखाया होता तो वो कहाँ होता। बच्चे ने क्या नहीं सीखा? बच्चे ने एक शब्द नहीं सीखा और वो एक शब्द है परि और माप। ये दोनों दो शब्द हैं। ये हमें बताना चाहिए बच्चे को। इसमें ये परि है और ये माप है। माप शब्द हम इसके बारे में जानते हैं, कुछ इसके बारे में हम यदि ये समझते हैं तो ये है कि जो चीज़ें हमारे आसपास दिखाई देती हैं उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को देखना और उन चीज़ों से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करना, संख्यात्मक रूप में उनको एकत्रित करना और उनको संख्यात्मक रूप में एकत्रित करने के लिए हम उनका मापन करते हैं। जब हम उनका मापन करते हैं, उनके मापन के लिए हम एक इकाई निश्चित करते हैं जो ये निश्चित करती है कि हम माप क्या रहे हैं। यदि हम उसके लिए लीटर को मापक के रूप में लेते हैं तो लीटर को मापक के रूप में लेने का मतलब है कि हम किसी द्रव पदार्थ को माप रहे हैं। और यदि हम किसी सतह की बात करते हैं, किसी ठोस की बात करते हैं, तो वह ठोस अलग अलग आकृतियों में हो सकता है। एक समतल जमीन से लेकर के एक ऊंचे पहाड़ तक की आकृति हो सकती है। उसके बीच में जो आकृतियां दिखाई देती हैं उन सभी आकृतियों को यदि हम उनके आकार के आधार पर नापना चाहेंगे, यदि वो सतह है, एक जमीन की सतह है, जमीन को नापने के लिए हम जिस मानक का इस्तेमाल करते हैं वो मानक है दूरी, और उस दूरी को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जब एक बिंदु से किसी अन्य दूसरे बिंदु पर जाया जाएगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है इसका मापन करने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे। उससे भी आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कोई ऐसा पदार्थ है या ऐसे कोई परिक्षेत्र है जैसे कुआं, इस तरह का गोल आकृति या इस तरह की गोल आकृति वाली चीज़ों को मापने के लिए हम अलग इकाई का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए भी हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अन्य जो ऐसे पदार्थ जो ठोस हैं, जिनका अपना एक भार होता है, जिनका अपना एक वजन होता है, उनके वजन को नापने के लिए हम किलो का इस्तेमाल करते हैं, ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज़ें तो उससे संबंधित हैं, ये तो बात की बातें हैं। यहाँ हम केवल परि और माप की बात करते हैं और इन दोनों शब्दों में प्रयोग किए गए शब्दों की बात करते हैं। इस शब्द में जो अन्य पूर्व और मूल शब्द हैं ये दो हैं, परि और माप। परि इसमें एक पूर्व लघु है, परि, जिसे अंग्रेजी में हम प्रेफिक्स कहते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में प्रेफिक्स कहते हैं, वहाँ एक परि शब्द उपस्थित है पेरी के रूप में। अब आप कहेंगे आपके बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है या किसी भी बच्चे को, तो अब उसे ये यदि संबंधों की बात करें तो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों ही भारोपीय भाषा समूह के सदस्य हैं और इसलिए तीनों की उत्पत्ति का उद्गम स्थल एक ही है। अब यदि हम इस परि की बात करें तो यहाँ एक शब्द अगर हम देखें तो है परितः, जिसका मतलब होता है चारों ओर। अब आप देखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी में भी ये चारों ओर के ही संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। पेरी का मतलब भी होता है अराउंड, और परि
परि का मतलब ही होता है चारों। अब इस चारों ओर शब्द को यदि हम देखें तो ये अलग अलग है, इन सब में वही प्रयोग होता है। हम ये कह सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इनका आपस में संबंध है। अब यदि हम आगे बात करें तो इस परि शब्द को हम कहाँ पाते हैं? इस परि शब्द को हम पाते हैं परिधि। गणित में प्रयोग की जाने वाली एक इकाई जो किसी गोल वस्तु के लिए प्रयोग की जाती है, गोलाकृति के लिए प्रयोग की जाती है, और समय के रूप में यदि इसे व्यक्त किया जाए या जिसे समय के रूप में देखा जाए तो समय के रूप में ये एक काल से लेकर के एक काल तक 10 बजे से 3 बजे तक 10 बजे से 3 बजे तक के काल को रेखांकित करता है। यानी इसके बीच से इसके बीच का जो टाइम है इस पर ये रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो परि और जन, ये सारे शब्द बच्चे को परिचित कराया जा सकता है। परि, इन सब शब्दों में परिता, इन सारे शब्दों में कहीं न कहीं ये परि चारों ओर के संदर्भ में शामिल है। इसके अतिरिक्त भी शब्द होंगे, मुझे इस समय फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं। आपको यदि समझ में आए या आपके पास वो शब्द आ सके तो आप मुझे वो शब्द बताने का कष्ट जरूर करेंगे। मेरे चैनल पर जुड़ करके मेरे चैनल के माध्यम से मुझे बताने का कष्ट आप भी करेंगे। अब इधर हम चलते हैं अंग्रेजी की ओर। प्रश्न उठता है कि हिंदी में तो ये इतने शब्द हैं, अब इसके अलावा शब्द हमें कहाँ से मिलेंगे और क्यों हम जाने इन शब्दों को? तो उससे भी पहले हम जरा शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं कि शब्द होते क्या है और उन शब्दों की हमें ज़रूरत क्यों होती है। शब्द हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, यानी जब हम बोल करके अपने भाव को व्यक्त करेंगे, जब हम बोल करके किसी विषय पर अपनी बात कहेंगे तो उसके लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम लिख करके अपनी बात कहेंगे तब भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। दो ही माध्यम से हम अपनी बात कहेंगे और उन शब्दों का तात्पर्य यह होता है कि वो शब्द हमारे द्वारा रची गई उस स्थिति के प्रतीक के रूप में होते हैं। अगर हम बिल्ली शब्द कहते हैं तो हम एक विशेष जानवर की बात करते हैं। हम बिल्ली के स्थान पर कुत्ता नहीं समझ सकते हैं, बिल्ली को कुत्ता नहीं समझ सकते हैं, कुत्ता को बिल्ली नहीं समझ सकते हैं। हर एक के लिए हमने एक शब्द प्रयोग किया है, हर एक के लिए एक शब्द निर्धारित है और वह जो शब्द उसके लिए निर्धारित है वह शब्द ही उसका नाम है और उसी नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा, जिसे आप कहते हैं नाम। वो तो खैर बात की बात है। यहाँ हम देखते हैं यदि अंग्रेजी के प्रेफिक्स की बात करें तो अंग्रेजी के प्रेफिक्स में हम आते हैं पेरी पर। पेरी शब्द की चर्चा हम करते हैं और पेरी शब्द की चर्चा करते हुए जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहला और सबसे परिचित शब्द जो हमें मिलता है, जो एक समय की परिधि है, उसके लिए जो शब्द हमें सबसे पहला मिलता है वो है पीरियड। पीरियड पीरियड उसके लिए पहला शब्द है जो हमें पेरी से मिलता है। पीरियड क्या है? पीरियड एक समय काल है। एक समय से प्रारंभ होकर के घड़ी की सुइयों के अनुसार 10 बजे से 3 बजे तक के बीच का जो समय है वो एक पीरियड है। एक पीरियड होता है जो चक्र के रूप में चलता है। पीरियड कहाँ से आया है? पेरी कहाँ से आया है? पेरी भी उसी तरह से एक प्रेफिक्स है। अभी हम शब्दों की बात कर रहे थे तो शब्दों में जो शब्दों का निर्माण किया गया है उन शब्दों में हम देख रहे हैं कि शब्दों को अन्य शब्दों से जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण किया गया है जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। अर्थात यदि जोड़े जाने वाले मूल शब्द के बारे में हमें पता हो कि इसका मूल अर्थ क्या है तो जहाँ कहीं भी ये मिलेगा इससे जुड़े हुए अर्थ के बारे में हम कुछ न कुछ जान सकेंगे या हमें उससे जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आइडिया जरूर हो जाएगा और हमारे शब्दकोश का संसार बढ़ जाएगा। जितना हमारा शब्दकोश बढ़ेगा उतना ही किसी भी विषय के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि अपनी बात को कहने का एक ही तरीका है और वो है शब्द।
और उन शब्दों का आपके पास इसी माध्यम से इसी माध्यम से उन शब्दों को अधिकतम रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि जो शब्द होते हैं उन शब्दों में निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें मूल शब्द होता है और मूल शब्द के अतिरिक्त उसमें उपसर्ग जोड़ा जाता है और इधर प्रत्यय जोड़ा जाता है। अंग्रेजी में यदि कहा जाए तो इसी को हम रूट वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी में ये रूट वर्ड है और रूट वर्ड के अतिरिक्त इसमें जो जोड़ा जाता है ये प्रेफिक्स है और यहाँ जो जोड़ा जाता है वो सफिक्स है। इस प्रेफिक्स और सफिक्स के खेल को यदि हम समझ लें तो किसी भी भाषा को समझने में और उस भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रयोग करने में और प्रयुक्त किए गए शब्दों का अर्थ समझने में हमारी परेशानी आधी समाप्त हो जाती है। शब्द हमें मिलते हैं हमारी पुस्तकों से जिन्हें हम पढ़ते हैं, वो पुस्तकें जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उन पुस्तकों में जो वैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो इन शब्दों के अर्थ के अनेक संसार होते हैं। यदि हम यहाँ इनसे जुड़ें तो हम ये समझ पाएंगे कि इनकी सीमा कितनी बड़ी होती है। आइए देखते हैं, अगला है पेरीनटल। पेरीनटल क्या है? पेरीनटल का मतलब पेरीनटल लाइफ। पेरीनटल के अतिरिक्त यहाँ आप देखेंगे तो अगला शब्द है पेरीमीटर, जो इस परिमाप के लिए प्रयोग किया गया है। मीटर नाप, ये इनके बीच का संबंध है। उसके आगे यदि हम देखें तो पेरीमीटर के अतिरिक्त पेरिश, पेरियोडेंटल, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको यदि लिखा जाएगा तो इनको मिटा करके फिर से लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि इन शब्दों से अन्य शब्दों के संबंधों को स्थापित किया जाए तो हमारी बात 10 या 5 मिनट में समाप्त होने वाली नहीं है। यदि हम इन्हीं शब्दों पर चर्चा करें कि परिजन और परिधि में यह चारों ओर से शब्द कहाँ से समाहित है, परिणय में किस तरह से समाहित है, परिणीता में किस तरह से समाहित है, परिणीता और परिणय का क्या आपस में संबंध है, परिणीता और परिणय के आपस के संबंध को यदि हम बच्चे से संबंधित रूप से वर्णित करेंगे, यदि हम बच्चे के सामने डिस्क्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे के ज्ञान में उसके सामान्य ज्ञान से 4 गुना वृद्धि होगी। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि आपको या आपके बच्चों को मुझसे जुड़ने की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर अवश्य करें, ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति इसे देख करके जानने की, अपने स्वयं के समझने की प्रक्रिया में बदलाव कर सके। आप अपने स्वयं के बच्चों का भी निरीक्षण करें कि क्या वो भी इस तरह से शब्द ज्ञान से परिचित हैं या नहीं। यदि वो परिचित नहीं हैं तो उन्हें उससे परिचित कराने का प्रयास करें या उन्हें मुझसे जोड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे चैनल पर मेरे दर्शकों की संख्या इतनी होती है कि मैं लाइव आ सकूं तो मैं आपके बच्चों से सीधे लाइव मिल सकूंगा। धन्यवाद।